नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश शाह का अमिट फॉर्मूला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में डैमेज कंट्रोल के लिए 3 दिवसीय दौरे पर आए गृह मंत्री और बीजेपी की रणनीति के चाणक्य अमित शाह ने दौरे के अंतिम दिन ग्वालियर में जीत का बड़ा मंत्र दिया है। शाह ने ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों के बीजेपी पदाधिकारियों, प्रवासी, जिला और विधानसभा प्रभारियों की बैठक ली और वे यहां 4.25 घंटे तक रुके। उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। शाह ने 300 पदाधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे चर्चा की। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण में उपजे असंतोष और जगह जगह बागियों के द्वारा ताल ठोकने से अमित शाह भी परेशान नजर आए हैं, लेकिन जो बड़ा संदेश उन्होंने अंतिम बैठक में दिया उसने राजनीति के धुरंधरों को चौंका दिया है। दरअसल अमित शाह ने कहा कि सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मदद करो, ये जितने मजबूत होंगे उतना हमें फायदा पहुंचेगा, यही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने रूठे हुए फूफाओं को मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। शाह का कहना था कि अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। फूफा अपने आप 10 तारीख तक पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अभी तो लोग पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे जरूर संपर्क करें, उनको मनाने की कोशिश करें जिससे वो अपना नाम वापस ले लें। अगर जरूरत तो मुझसे भी बात कराएं। दरअसल बागी कांग्रेस में भी कम नहीं है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस मंत्र को कांग्रेस के साथ ही साथ अपने पार्टी के नेताओं को भी संदेश देने की कोशिश की गई है। चुनावी जमावट की बात करें तो सपा और बसपा प्रदेश में जहां भी मजबूत होती हैं वहां ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता है। लेकिन 2018 के चुनाव के मैदान में चंबल अंचल की 3 ऐसी सीट थीं जहां बीएसपी की वजह से बीजेपी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। बावजूद इसके सपा और बसपा को मध्य प्रदेश में चुनावी संजीवनी देकर अमित शाह का राजनीतिक प्लान क्या है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन की प्रदेश में सूखती जमीन को राजनीति के शाह ने मनी प्लांट जैसा हरा कर दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे शाह का अमिट फॉर्मूला पर। तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मध्य प्रदेश का 3 दिन का दौरा किया है, रूठों को मनाने का फॉर्मूला दिया है और आगे की क्या कुछ रणनीति होगी इस पर अपने ही नेताओं से बातचीत की है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। सीधा पहले ग्वालियर चलेंगे जहां हमारे संवाददाता अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अरविंद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से अमित शाह का ये दौरा रहा, खासकर जो ग्वालियर चंबल की सीटों पर भी चर्चा की और तमाम जो प्रदेश भर में नाराज नेताओं को जो खबरें सामने आई उसको लेकर चर्चा की है, किस तरीके से उनके दौरे को देखा जाए, क्या कुछ रणनीति पीछे देखने को मिली है और आगे जो रणनीति बनाई गई है उस पर क्या कुछ मंथन हुआ है, और खासकर ग्वालियर चंबल की सीटों को लेकर जो नाराज नेताओं की खबरें सामने आई थी उनको मनाने को लेकर भी कई बातें यहाँ पर अमित शाह ने कही है, क्या कुछ मंथन इसके पीछे दिखाई दिया है? ऋषभ, साफ तौर पर देखेंगे कि अमित शाह का ग्वालियर दौरा इस बार इसलिए और महत्वपूर्ण है कि पिछले अगर 3 चुनाव उठा के देखें, 2003 की बात हो, 2013 की बात हो, 8 की बात हो, 18 की बात हो, अमित शाह या नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा तत्पर दिखाई नहीं दे रहे थे जो वर्तमान में दिखाई दिया जा रहा है। उसका साफ सा कारण यह है कि पिछले अगर हम 3 चुनावों की बात करें तो उसमें जो प्रादेशिक नेतृत्व है उन लोगों ने अपनी कमान संभाल लगी थी, लेकिन 2023 में स्थिति यह है कि सारी कमान अमित शाह ने खुद ही अपने हाथों में ले रखी है, चाहे वो टिकट वितरण का मामला हो, रूटों को बनाने का मामला हो या किसी तरीके की कोई भी घेराबंदी करने का, कांग्रेस को घेरने का मामला हो। तो साफ तौर पर देखेंगे कि अमित शाह बराबर यहाँ 3 बार आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जन आशीर्वाद यात्रा चंबल अंचल से शुरू हुई थी तो उसका वो यहाँ पर हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हुई थी, उसमें भी यहाँ पर आए थे। और कल जब उनको यहाँ पर आए, क्योंकि कल आखिरी दिन था नामांकन का, इसके बाद नामांकन नहीं होने हैं, तो जो रूठे लोग हैं जो यहाँ पर कहते हैं कि बेतरकार करने की स्थिति में है, उन्हें साफ संदेश देने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि अगर वो नहीं मानते हैं तो मत माने, बस आप अपना काम करें। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि मतदाता ही कहीं ना कहीं किसी भी कह सकते हैं कि पार्टी को जिताता है, तो उसी को चलते साफ तौर पर कहा गया है कि मतदाताओं को रिझाने के लिए जाएं, मतदाता को घर जाएं और शासन की, सरकार की जो भी योजना है उन्हें बताएं। तो साफ तौर पर अमित शाह का ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण दौरा रहा, लेकिन साथ ही अब जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि जो नेता नाराज हैं उनको ज्यादा मनाने की कोशिश ना करें, मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े, अपने जो भी रणनीति है उसमें जुट जाएं। तो इसके पीछे अब जो नाराज नेता हैं किस तरीके से रुझान उनका दिखाई देगा, क्या वो पार्टी में आने के लिए तैयार होंगे या वो स्पष्ट उनके सामने हो चुका है कि अब वो अपनी मुखरता के साथ जो विरोधी गतिविधि कर रहे हैं वो सामने पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे?
देखिए, साफ तौर पर सब भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ता नाराज होता है तो मनाने के लिए इनके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कह दिया जाता है कि अब सरकार बनेगी तो कोई ना कोई झुंझुना उन्हें पकड़ा दिया जाएगा। तो साफ तौर पर एक बार खुली चुनौती भी उन्होंने दी है कि कोई भी अगर कार्यकर्ता नाराज होता है तो वो इस भ्रम में ना रहे कि उसे वापसी उसकी होगी। एक बड़ा कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा दम्भ भरने वाली भाजपा इस समय वर्तमान में कहीं ना कहीं डरी हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। क्योंकि साफ तौर पर आप देखेंगे जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी पूरी सरकार अभी भाजपा की नहीं है। चाहे राजस्थान को ले ले, मिजोरम को ले ले या छत्तीसगढ़ को ले ले, कहीं भी सरकार अभी भाजपा की नहीं है। मिलीजुली सरकार कह सकते हैं जगह है। तो उसी समय 5 राज्यों में चुनाव का असर साफ तौर पर 2024 को देखने को मिलेगा। अमित शाह का मेन जो मोटिव है वो विधानसभा चुनाव कभी नहीं रहा है। उनका सब ये है कि अगर ये यहां पर शिकस्त मिलती है तो इसके परिणाम 2024 में उन्हें देखने को मिलेगी। यही वजह है कि अमित शाह पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं और इसी के चलते उनका प्लान ये है कि यहां से अगर जीत मिलती है तो जो ये सत्ता का जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है, फाइनल में उन्हें बढ़त जरूर मिलेगी। जी सब निश्चित तौर पर देखिए, ग्वालियर चंबल में भी सभी की निगाहें रहेंगी। जिस तरीके से अमित शाह ने फॉर्मूले का जिक्र किया और साथ ही जो उन्होंने कहा कि सपा बसपा की मदद हो सके जितनी करिए, और जो वही सपा बसपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगी, इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है और कितना कुछ बदलाव अगर ऐसा बीजेपी अपनाती है और तमाम तरीके से सपा बसपा के साथ मदद करती है बीजेपी, तो कितना कुछ परिणाम में अंतर आ सकता है और क्या कुछ कांग्रेस के विरोध में जा सकता है? क्या स्थिति आगे दिखाई देती है अरविंद? ऋषभ, साफ तौर पर देखें कि सपा और बसपा का जो मुख्य सिद्धांत रहा है, कहीं ना कहीं वो जो बसपा है, बसपा के पास जो हरिजन वोट है वो वोट बैंक ज़्यादा है। और वर्तमान की स्थिति देखी जाए, ग्वालियर अंचल में सबसे बड़ा मामला ये रहा है ST/ST एक्ट के बाद जो ST/ST एक्ट लागू किया गया, उससे यहाँ का जो कह सकते दलित मतदाता है वो भाजपा से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बसपा मैदान में आती है तो वो वोट सीधा सीधा कहीं ना कहीं बसपा को जाएगा और वो नुकसान निश्चित तौर पे कांग्रेस को होना है। तो इस साफ तौर पर ये रणनीतिकार इसी को कहते हैं कि अगर बसपा मैदान में आती है तो जो वो सिर्फ कांग्रेस के वोट काटेगी, भाजपा के वोट नहीं काटेगी। भाजपा का जो कह सकते हैं सवर्ण वोट है वो उन्हीं के पास रहेगा। अगर सपा की बात करें तो सपा का जो है जो बैकवर्ड वोट है वो भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है भाजपा से। तो अगर बसपा सपा मैदान में आती है तो वो निश्चित तौर पे कांग्रेस का नुकसान करेगी। इसी के चलते कहीं ना कहीं अमित शाह ने कहा है कि ये बसपा सपा का समर्थन करे, क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा, कांग्रेस का नुकसान भाजपा को लाभबंद साबित करेगा। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम बातें अमित शाह ने कही है। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपसे मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता JP मूलचंदानी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही कांग्रेस से योगेंद्र सिंह तोमर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती जी जुड़ गए, स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनु चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनु जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अमित शाह ने फॉर्मूला साझा किया है और तमाम बातें अब आगामी रणनीति को लेकर कही हैं, कहा है कि सपा बसपा की मदद जितनी हो उतनी करिए और जो रूठे हैं उनको ना मनाओ, जो मान रहे हैं माफ कीजिए जो रूठे हैं उन पे ज़्यादा फोकस ना करें, जो मान रहे हैं ठीक है, नहीं मानते तो आगे बढ़ जाएंगे। तो जिस तरीके से तमाम बातें उन्होंने कही हैं, किस तरीके से अब शाह की इस रणनीति को देखा जाए और क्या कुछ फायदा नुकसान इससे आगे देखने को मिलेगा? अनु जी, तो अनु जी से हमारा अभी तकनीकी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। JP मूलचंदानी जी, आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से अमित शाह का ये दौरा खासकर सभी की निगाहें थी और जो चर्चा उन्होंने की है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि सपा बसपा, अब आप शाह ने साफ तौर पर कहा है कि आप उनकी मदद करिए और साथ ही जो खासकर जो रूठे आपके नाराज नेता हैं उनको मनाने के लेकर जो बातें कही हैं, जो रणनीति है, अब जिस तरीके से आप काम करेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति के हिसाब से आप पूरी रणनीति तैयार करेंगे? JP जी। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है जो देश के लिए काम करती है और हमारी जनता के लिए काम करती है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, माननीय हमारे प्रदेश नेतृत्व ने काम किए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जो जनता को लाभ, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या प्रदेश सरकार का हो, जो जन हितैषी योजनाएं हमारे द्वारा चलाई गई है और जिसका लाभ सीधे जनता को मिलता है, निश्चित रूप से हम सारी बातें अपने उनके सामने रखेंगे। और हमें ऐसा लगता है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का वर्तमान माहौल है
आपने देखा होगा जन आशीर्वाद यात्रा में जिस प्रकार से हमको आशीर्वाद मिला, इतनी भारी संख्या में लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और जगह जगह पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन हुआ। उससे हमें लगता है कि हम अपनी बात जो है वहां तक पहुंचाने में निश्चित रूप से सफल हुए हैं। क्योंकि अब आपने बसपा और सपा की बात करी, तो ये चुनाव है। चुनाव में निश्चित रूप से हर पार्टी की एक रणनीति होती है, एक योजना होती है। उस योजना और रणनीति के आधार पर जो है वो काम होता है। जहां तक आपने रूठों को और मनाने की बात कही, तो मैंने जिस प्रकार बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव से काम करती है और परिवार में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आज विश्व की भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता की चाह होती है कि वो चुनाव मैदान में रहे, उसको टिकट मिले, परंतु टिकट तो एक ही होता है, एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। निश्चित रूप से एक टिकट से सबको संतुष्ट नहीं किया जाता। परंतु भारतीय जनता पार्टी ये ध्यान रखती है कि जनता की डिमांड क्या है, जनता के बीच में चेहरा कौन सा प्रिय है, कार्यकर्ताओं की भावना क्या है, और उस पूरे सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे जो चुनाव संचालन समिति है उसको मोहर लगाती है और प्रत्याशी का चुनाव करती है। जहां तक मुझे लगता है कि आपने रूठो और मनाने की बात करी, तो आप अभी 2 तारीख के पहले देख लेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जो भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो निश्चित रूप से हमारे साथ आपको खड़े हुए मिलेंगे और कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है। जहां तक आपने हमारे वरिष्ठ नेता अमित शाह जी की बात करी, निश्चित रूप से समय समय पर वो प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन करने के लिए वो आते हैं। योजना के तहत सारी जनता के बीच में अपनी बातें कहने आते हैं और जनता में जिस प्रकार से उनका वो एक्सेप्टेशन है, जितना वो जनता उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है, तो आप देखेंगे सभाओं में किस प्रकार से उनकी भीड़ उमड़ती है। निश्चित रूप से हमारी योजना उनके माध्यम से जनता के बीच में जाती है और उसका फायदा हमको चुनाव में मिलता है। ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि सपा बसपा की मदद करिए, आपने जिक्र भी किया, लेकिन क्या शाह भी ये समझ गए हैं कि अब जो रूठे हैं, जो बागी हैं, वो उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है, उनसे अगर फोकस हटाया जाए तो कुछ बात बन जाए, जो सपा बसपा एक ऑप्शन बचता है कि अगर इनके सपोर्ट में आया जाए तो कांग्रेस को इससे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर तो सीधे शब्दों में कहूँ तो दाल नहीं गल रही है, लेकिन अब सपा बसपा के साथ ही अगर थोड़ी उनको मदद की जाए, अगर वो अपनी भूमिका में आती हैं, तो जहाँ भी स्थिति हम देखते हैं सपा बसपा बेहतर कंडीशन में होती है, वहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है। तो अब यहाँ पर फोकस शाह कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये सब मीडिया की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ता के बलबूते पर, अपनी जनहितैषी योजनाओं के बलबूते पर चुनावी मैदान में है। जहां तक आपने बात करी उसका मैं आपको बताऊं कि जब चुनाव होता है तो हर योजना से हर रणनीति पे काम होता है। बाकी हमको किसी बैसाखी की या हमको किसी अन्य पार्टी की जरूरत नहीं है। हम अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। और जहां तक रूठों को आपने बात करी, मैंने आपको क्लियर करा कि कोई भी जब टिकट वितरण होता है तो हर पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर कुछ न कुछ राजी नाराजगी रहती, पर अंततः गतवा वो लोग सभी अपनी अपनी विचारधारा की पार्टी से जुड़ जाते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने सेवा कार्य करे हैं, 18 साल की जो शिवराज सिंह सरकार रही है मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का भी जनता ने देखा है। मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, अन्य कोई मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रचंड बहुमत से मिलने वाला है। ठीक है, आपने तमाम बातें कही कि नाराज नेताओं की एक बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हर बार जैसा माहौल भी इस बार नहीं है। माहौल थोड़ा अलग है, जो नाराजगी है वो हर बार की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता नाराज हैं। खैर, तमाम आपकी रणनीति बनी है, मंथन हुआ है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं सीधा चलूंगा योगेंद्र सिंह तोमर जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से शाह ने तो फॉर्मूला स्पष्ट कर दिया है कि सपा बसपा की अब मदद बीजेपी करेगी और साथ ही जो नाराज नेता हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस यहां पर अब बीजेपी नहीं करने वाली है। जो मानेंगे ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब कांग्रेस का क्या कुछ प्लान है सर? क्या कांग्रेस भी किसी छोटभैया दल के साथ मदद करना चाहेगी, जिससे कि आगामी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सामने चुनौती पड़ सके, या जिस तरीके से कुछ रणनीति कांग्रेस की आगे रहेगी? यश भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना फॉर्मूला स्पष्ट किया है, और फॉर्मूला ही सिर्फ यहां तक सीमित हम चर्चा को ना करें, जबकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और तमाम तरीके से अब जो रणनीतियां बनना शुरू हुई हैं और उन पर अमल करना शुरू हुआ है, अब सपा की क्या कुछ भूमिका रहेगी? क्योंकि बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, चुनाव प्रचार होगा, उसमें सपा और बसपा को
हम सपोर्ट करेंगे। तो किस तरीके से सपा की एक पूरी रणनीति है, क्या बीजेपी के समर्थन में जाएंगी या सिर्फ जैसा कि हम देखते आए हैं उत्तर प्रदेश की आपकी राजनीति काफी मशहूर रही है, क्या उसी तरह के पूरा चुनाव आगे में देखने को मिलेगा? यश जी, देखिए, जिस तरीके का आपने कार्यक्रम को बनाया है और आपने बात बताई कि अमित शाह जी आए हैं और रूठों को मनाने की बात है कि 10 तारीख तक सारे फूफा मान जाएंगे। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा भी भाजपा प्रवक्ता भी कह रहे थे, एक परिवार की पार्टी है, तो इनके यहाँ एक फूफा भी है, इनके यहाँ एक मामा भी है, तो इनके यहाँ सारे लोग हैं, है ना। ये सारी नौटंकी पूरी कर लेते हैं। ये ज़बरदस्ती लोगों के मामा बनने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती लोगों के भाई बनने की कोशिश करते हैं। अब ज़बरदस्ती एक फूफा भी नज़र आ रहे हैं जो आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से सुनने में आ रहा है। अब बड़ी बात यह है, अमित शाह कौन है? भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता भी बोल रहे थे और नेतागण बोल रहे हैं कि हम 18 साल के अपने शासन की बात कर रहे हैं, 18 साल के शासन के दावे के साथ में जनता का विश्वास लेंगे। तो 18 साल के शासन की तो बात ही नहीं हो रही। अमित शाह तो केंद्रीय नेतृत्व हैं और वो बात कर रहे हैं, वो अधिकारियों को डांटने की बात कर रहे हैं कि समझा लीजिए, कौन नहीं सुनेगा देख लीजिए। तो ये जो अमित शाह की गुजरात वाली स्टाइल है कि जो जिस तरीके का उन्होंने गुजरात चलाया है, जिस तरीके का तनाव का वातावरण गुजरात में रखा, जो धार्मिक आधार पे, जो राजनीतिक रूप में कि जो सुन रहा हो तो ठीक है, मवाली जिस तरीके से उनको तड़ीपार किया था, और तड़ीपार किनको किया जाता है? गुंडे मवालियों को किया जाता है। गुजरात से उनको तड़ीपार होना पड़ा था, वही राजनीति वो कर रहे हैं कि जो सुन रहा हो ठीक है, नहीं तो 10 तारीख के बाद तो हम उसको समझा ही लेंगे। तो ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। आज भी एक बड़ी सूचना आ रही है कि बड़े बड़े नेताओं का, राजनेताओं का, जिसमें हमारे राजनेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उनका मोबाइल भी हैक करने की कोशिश की गई है। तो इस निम्न स्तर पे आकर के अगर राजनीति होनी है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है और बड़े खतरे की घंटी है कि इस तरीके से कि 10 तारीख के बाद सब आ जाएंगे। कोई विरोध कर रहा है, ठीक है, आपकी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है, आपकी पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं मेल खाता है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से निर्दलीय के रूप में ये आपका विरोध कर रहा है, आपकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है, तो आप उसे धमकी देंगे कि 10 तारीख के बाद हम सबको देख लेंगे। अधिकारी अगर अपने अधिकारों का सही उपयोग करना चाहता है, जनता के हित में बात कर रहा है, आपके हित की बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको धमकी देंगे कि देख लेंगे, जो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो ये राजनीति को किस तरीके से ले जा रहे हैं? ये शासन चलाना है, आप शासक नहीं है, शासक तो जनता ही रहेगी। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता राजा होती है। आपको कुर्सी पे अस्थायी रूप में बैठाया गया है, आपको जवाब देना है। एन चुनाव के वक्त जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, तब आपको कर्ज लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। देखिएगा कि 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसे जाते हैं और 3000 रुपए डाले जाएंगे 10 तारीख को। क्यों डाले जाएंगे? क्योंकि 17 तारीख को वोटिंग है। उससे पहले क्यों नहीं ये 3000 की बात हुई? ये कर्जा केवल अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं को खरीदने, प्रलोभन देने की बात है, और जो आक्रोश जनता का है उसको मोड़ने के लिए। और ये पूरी तरीके से प्रदेश नेतृत्व सिफर हो गया है, शून्य हो गया भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए भूपेंद्र यादव जी को केंद्रीय मंत्री से यहाँ प्रभारी बनाया गया है। और जबलपुर की घटना हम सब ने देखी, किस तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके सुरक्षा अधिकारी को पिस्टल निकालनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी का। और कल इनके ही शहर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नहीं बचा है और वो चीजें खत्म हो गई जिसकी ये दुहाई देते हैं। ठीक है, देखिए, इन तमाम जो आपने आरोप भी लगाए हैं इन पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन जिस तरीके से अब आप भूमिका में हैं, कहा जाता रहा है कि जहां भी आप चुनाव लड़ते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी दल को पहुंचता है तो वो कांग्रेस है। क्या मध्य प्रदेश में आपको किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी सपा की ओर से, और खासकर जो बातें कही जाती हैं इस पर किस तरीके से आप फोकस करेंगे? देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, हमारे अपने विचार हैं, अपना एक तरीका है, हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम ना भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, ना हम कांग्रेस को जिताने के लिए। हम जनता के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं। जो हमने सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई है, जो जनहितैषी योजनाएं चलाई, ये तो लाडली बहनों को आज पैसे दे रहे हैं। हमने तो विपक्ष वहां पे उत्तर प्रदेश में रहते हुए पैसे दिए हैं, और चुनाव आने के 3 महीने 4 महीने पहले नहीं,
लगभग 5 साल दिए हैं। तो हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो ये 18 साल शासन करने के बाद ना कोई अच्छा एक्सप्रेस वे बना पाए, ना गुजरात में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना ये मेट्रो दे पाए, ना मध्य प्रदेश में, ना गुजरात में, ना छत्तीसगढ़ में। 5 करोड़ पौधे ना गुजरात में लगा पाए, ना मध्य प्रदेश में लगा पाए, ना छत्तीसगढ़ में। 18 लाख से ऊपर लैपटॉप ना मध्य प्रदेश में दे पाए, छत्तीसगढ़ में दे पाए, ना गुजरात में दे पाए। तो हम तो इनको चुनौती देते हैं, विकास पे लड़िए, लेकिन ये गुमराह करते हैं और गुमराह करने पे लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पे अगर कहीं जमानत जब्त हुई है तो वो समाजवादी पार्टी ने करी थी पृथ्वीपुर चुनाव में 2018 के अंदर, कांग्रेस ने नहीं करी थी। तो ये चुनौती कहना, ये तो जनता को भ्रमित करना है कि ये कांग्रेस के वोट काटेंगे, ये कांग्रेस के वोट के लिए है, वोट कटुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत प्रदेशों में अगर इस भाषा को बात करे तो। राजनीतिक पार्टियों का काम है चुनाव लड़ना, जनता कितना वोट देती है, कितना विश्वास करती है, ये हमारी बात पे निर्भर करता है। जहां हमें सुधार की जरूरत होगी हम सुधार करेंगे। कल नामांकन का आखिरी दिन था। हमारे स्टार प्रचारक पूर्व सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने छतरपुर में कमान संभाली थी। हमारे एमएलसी और वर्तमान विधायक अनिल प्रधान जी और डॉक्टर मान सिंह जी ने पन्ना में कमान संभाली थी, नामांकन भरा है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे नेता लगातार काम कर रहे हैं और काम के जो हमने विकास किए, जो हमारे विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके काम को हम जनता के बीच में ला रहे हैं, जनता हमको समर्थन दे रही है। ठीक है हर्षवर्ती, चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। योगेंद्र सिंह तोमर जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले आपसे संवाद नहीं हो पाया, तकनीकी कोई खामी थी, लेकिन अभी आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है योगेंद्र जी? आ रही है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्लान स्पष्ट किया है और खासकर जो अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है, काफी चर्चा इसकी रही और जिस तरीके से रणनीतियां बनी हैं और खासकर सपा बसपा वैसे भी मुख्य भूमिका में यहाँ पर रही नहीं है, लेकिन फिलहाल जो उस भूमिका में है उस पर किसी भी दल को किसी भी स्तर पर छोटा मोटा नुकसान अगर पहुंचाने की बात ये अब चर्चा चल रही है कि नुकसान अगर पहुंच सकता है तो कांग्रेस को उसमें काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। और शाह ने कहा है कि सपा बसपा की मदद करो, कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। कितना इत्तेफाक आप रखेंगे? निश्चित रूप से कल अमित शाह जी का दौरा ग्वालियर था और उनके जो वक्तव्य रहे, जो उन्होंने बातें की, उससे उनकी जो हार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, वो स्पष्ट रूप से दर्शित हो रही है। जैसे उन्होंने कहा सपा बसपा का सहयोग करो, तो उन्होंने मान लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और एक जनता की सरकार बनने जा रही है। चुनाव जनता लड़ रही है। अमित शाह जी चूंकि सर्वे में बहुत विश्वास रखते हैं, वो पहले से जनता की भावना को पहचानने में उन्हें दक्षता प्राप्त है और वो इसके बड़े वैज्ञानिक भी माने जाते हैं और वो समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार को स्थापित करेंगे, इसलिए वो घबरा रहे हैं, बार बार दौरे कर रहे हैं। और अभी एक नई रणनीति के अनुसार नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश में आने के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि उनको हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और उनको लग रहा है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होती है तो नरेंद्र मोदी को हम सुरक्षित करके रखें। लेकिन अब कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या रहेगी योगेंद्र जी? जिस तरीके से अब देखिए, बीजेपी तो कई रणनीतियां अपनी बना रही है, कई स्पष्ट भी कर रही है। कांग्रेस का जो नाराज कई नेता हैं जिनको मनाने के लिए आप भी लगातार जुटे हुए हैं, क्या कुछ अब आपकी आगामी रणनीति रहेगी और जो नाराज नेता हैं वो मानेंगे या अगर नहीं मानते हैं तो उसको लेकर क्या वैकल्पिक रणनीति आपने बना रखी है? कांग्रेस का कार्यकर्ता डिवोटी कार्यकर्ता है। 145 साल 40 साल पुरानी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो विचारधारा से ओतप्रोत रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हाँ मैं मानता हूं कि टिकट बंटवारे में लेकर कुछ लोगों का संतोष था, कुछ लोग सहमत नहीं थे, लेकिन चूंकि ये सैद्धांतिक पार्टी है, गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, थोड़े असंतोष के बाद और जब सिद्धांत की बात आती है, सिद्धांत की जब चर्चा की जाती है तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो सत्ता प्राप्त करना या पद पर विधायक बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य है भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहे, यहाँ पर प्रेम सद्भाव बना रहे, यहाँ सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोग सुरक्षित रहें। ऐसे देश के निर्माण के लिए, ऐसे प्रदेश के निर्माण के लिए हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए और इस लड़ाई में हमें अपनी सहभागिता करना चाहिए। सारे जितने भी असमंजस थे, जितने भी विरोध थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है।
ठीक है, देखिए आपने तमाम बातें कही। मैं आगे बीजेपी से भी प्रतिक्रिया लूंगा। अब चर्चा को फिलहाल मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार अनु चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनु जी, पहले आप ही के पास आना चाह रहा था, आपसे समझना चाह रहा था, लेकिन कोई तकनीकी खामी के चलते संपर्क आपसे नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का दौरा रहा और जिस तरीके से रणनीति पर जिक्र हुआ है, यानी कुल मिलाकर एक जो महत्वपूर्ण बात है, बागी जो है महत्वपूर्ण भूमिका में लगातार इस बार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि उनको बागियों से बहुत चिंता नहीं है, लेकिन अब बीजेपी की जो रणनीति हम देख रहे हैं, क्या कुछ आगामी चुनाव का दृष्टिकोण देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर जो नाराज नेता नहीं मान रहे हैं, बीजेपी ने स्पष्ट कर लिया है कि आगे बढ़ते चलो, जो मानेंगे ठीक है, मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो सपा बसपा की ओर देखा जाए। तो किस तरीके से अब इस पूरी रणनीति को बीजेपी को देखा जाए? अनुजी, देखिए क्या है कि एक तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे बीजेपी पूरी रणनीति चुनाव जीतने के लिए लेके चल रही है, और उसमें अभी जो बड़ा एक ओबीसी फैक्टर काम कर रहा था। हाँ, तो ओबीसी फैक्टर को लेके कांग्रेस ने कुछ ऐसी लुभावने प्रलोभन दिए हैं कि जिससे लग रहा है कि कहीं ओबीसी छटके नहीं। तो सबसे पहले तो उन्होंने सपा और बसपा हमारे अंचल में, वाले चंबल अंचल में खासतौर से, यहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक है और उस समय नेतृत्व विहीन है और कई सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ऐसे में यदि बसपा का प्रत्याशी कुछ वोट काटता है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा कांग्रेस का। दूसरा, सपा के जो मैक्सिमम लीडर्स हैं वो हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में ओबीसी और दलित वर्ग के वोटर को छिटका दिया जाए कांग्रेस से, तो जो अभी फिलहाल उसकी संभावना इन पर नहीं है। अमित शाह जी ने एक बड़ी बात और कही है कल की बैठक में, जो इसमें यहाँ जिक्र करने लायक है। उनने कहा कि जो हमारे 35% जो हमारे लाभार्थी हैं इस सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के पिछले 5 सालों के जो लाभार्थी हैं, ये पिछले लंबे समय से कांग्रेस का 35% वोट बैंक है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि प्रत्येक लाभार्थी से बात करके और हम उसको अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की उसकी आदत डालें, तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो, और एक बात और कि जो भाजपा समर्थित मतदाता है उसका वोट परसेंटेज बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। हाँ। तो मतलब एक तरफ तो वो अपने वोट परसेंट, जो अपना वोट परसेंट है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा वोट बैंक जो उनको लगता है कि जो उनके पास संभवतः नहीं आ सकता, वो उसको कैसे दूसरे से दूर करना ये कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ की रणनीति उन्होंने बनाई है। और इस बार तो आप ये देखिए कि पूरा चुनाव जो है, पूरा चुनाव प्रदेश का जो है वो पूरा केंद्रीय रणनीति पर चल रहा है। हाँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कभी बिना कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करे प्रत्याशी तय किए गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भाजपा बिना सीएम का चेहरा आगे रखे चुनाव लड़ रही है। हाँ। तो ऐसी तमाम रणनीति उन्होंने चेंज की है, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो पीछे हो सकते हैं। जी, अब बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा कई चीजें हैं जो पहली बार ही देखने को मिल रही हैं। खासकर जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की देखने को मिली है, ये आम नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती आई है और तमाम कार्यकर्ता कुछ भी फैसला हो कहते आए हैं कि जो भी फैसला है पार्टी का फैसला है, हम उसको बिल्कुल निर्वहन उसका करेंगे। लेकिन इस बार जो नाराज नेता हैं बीजेपी के, ये आम बात नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी अब हो जाती है। बागियों को लेकर जो तमाम चर्चा है, सभी दलों की अपनी रणनीति है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, क्या कुछ अब बागियों की भूमिका हो जाती है? अनु जी, कम से कम ये मान के चलिए कि अंचल में 34 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां बागी डिसाइड करेंगे जीत हार का फैक्टर। मतलब डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने लाहौर सीट पे भाजपा के रसाल सिंह बागी हुए। अटेर में मुन्ना सिंह भदौरिया सपा से जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे सामने खड़े हुए हैं भाजपा के खुद, जो भाजपा के नेता खुद थे। इस तरह के तमाम सीटें, 6 सीटें कम से कम ऐसी होंगी जहां इनके नेता डिसाइड करेंगे। तो अमित शाह जी ने इसमें जोर दिया है कि 2 दिन के अंदर किसी भी तरीके से प्रयास करके बागियों को वापस लाएं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो अपनी पार्टी के रूठे हुए जो फूफा हैं उनको मनाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करें, क्योंकि उनको ये मालूम है कि 10 दिन में वो माहौल इस तरह का बना देंगे कि जहां वो उनको लगने लगेगा कि भाजपा जीत रही है, तो निश्चित रूप से वो अपने आप स्वतः संग में आ जाएंगे। अनिश्चित पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जेपी मूलचंदानी जी, आप ही के पास आऊंगा। आपने तमाम मेहमानों की बातचीत भी सुनी, तमाम आरोप भी यहाँ पर आप पर हैं कि जिस तरीके से 18 साल को लेकर भी हमेशा जिक्र होते आया है कि तमाम समय आपके पास रहा, आपने क्यों वो सारी चीज़ें नहीं की कि आपको जो तोड़ मरोड़ के बीच की अब राजनीति की अब विकल्प इसकी ज़रूरत पड़ रही है, सीधा ऐसे अगर इस तरीके से समझा जाए। तो तमाम जो बातें भी कही हैं, मैं चाहूँगा उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखिए। जेपी मूलचंदानी जी। राय साहब, पहले तो हमारे सपा के जो
यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता जी, उन्होंने जो बात कही, जो शब्दों का उच्चारण करा, उस पर मुझे घोर आपत्ति है। हमने कभी भी अखिलेश जी को टोटी चोर नहीं कहा। और जब उन्होंने यूपी में इतनी सारी योजना चलाई तो यूपी में इनका सुपड़ा साफ क्यों हो गया? इसके लिए इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। मुझे लगता है इस एक लाइन में इनकी पूरी बातों का जवाब आ गया। निश्चित मामा से आप कहो, फूफा आप कहो, और ये भाषा शैली जो टोटी चोर वाली है, ये चिलिम चोर, ये चिलमी बताएंगे, ये चिलमी लोग बताएंगे कि भाषा की मर्यादा क्या होती है जिसके प्रदेश प्रभारी के अंगरक्षक को कार्यकर्ताओं के ऊपर बंदूक निकालनी पड़ती हो, वो हमको भाषाई शैली बता रहे हैं और अपनी भाषा जो शब्दावली आपने अपनाई हुई है वो हम आपको बता दी तो आपको दिक्कत हो रही है। मामा हमने तो नाम नहीं रखा, मैंने तो कंस मामा कहा नहीं, मैंने शकुनी मामा तो कहा नहीं, तो उसमें आपको दिक्कत क्या हो गई? मैंने फूफा तो कहा नहीं, फूफा तो आपके नेता ठीक है कह रहे जेपी हैं। मूलचंदानी जी, मध्य प्रदेश पे हम फोकस करते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। जेपी मूलचंदानी जी, हाँ। इन्होंने अपनी बात शांति से रखी, मैंने सुनी। अब आप भी मेरी बातों को नहीं, शांति से शब्दावली सुने। पे आपत्ति आपने रखी और जिस शब्द से आपने संबोधन किया उस पे क्रिया की प्रतिक्रिया दी मैंने। आपको तकलीफ हो रही है। मामा के लिए आपको रिश्ता नहीं रखना, आपको पार्टी के लोगों को रिश्तेदारियां नहीं बनाना, तो ये ठीक है, मामा देखिए फूफा शब्दावली तो जेपी आपकी मूलचंदानी है। जी, मैं चाहूंगा मध्य प्रदेश पर हम बात करते हैं, वो बेहतर होगा। अगर मुद्दों का हम जिक्र करें तो मुद्दों पर सियासत को लेकर जो फिलहाल देखने को चीजें मिल रही हैं, यही आरोप है कि मुद्दे कहाँ गए हैं इस बार, जो बागी हो गए हैं। आप सपा बसपा को मना रहे हैं, तमाम आपके समीकरण बन रहे हैं, लेकिन मुद्दे कहाँ हैं? निश्चित रूप से आपने जो राय साहब बात कही, 18 साल में हमने क्या किया। 2003 में मिस्टर भट्टा डाल ने हमको जो सरकार, हमारी सरकार जब आई थी उसके पहले मिस्टर भट्टा डाल की सरकार थी, गड्ढों में सड़क थी और सड़कों में गड्ढे थे, लाइट आ जाती थी तो ऐसा लगता था कि आज दिवाली है। हाँ। कुछ भी मूलभूत सुविधाएं उस समय नहीं थी। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बीमारू राज्य को एक विकसित और विकासशील राज्य एक बनाया साल है। में 3 मुख्यमंत्री दिए आपने, वो उमा भारती जी कहाँ है? बाबूलाल गौर साहब को क्यों हटाया? कोई कारण बता दीजिए कि बाबूलाल गौर साहब नहीं थे, आपके काबिल नहीं थे, उनमें काबिलियत नहीं थी, इसीलिए बाबूलाल गौर साहब को हटाया। उमा भारती जी आज चुनाव में नदारद क्यों हैं? इसका कारण बता दीजिए। मध्य प्रदेश के चुनाव पे बात कीजिए ना, जवाब दीजिए ना। आपका केंद्रीय नेतृत्व क्यों चुनाव लड़ रहा है? मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। तीन ठीक है, केंद्रीय मंत्री क्यों एक है? एक करके यश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ठीक है यश जी, सांसदों को क्यों चुनाव यश जी, लड़ाना पड़ रहा है? आपके प्रत्याशी, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमता, टाटा बाय बाय करता, चुनाव लड़ना ही नहीं था। नरेंद्र सिंह तोमर जी अपनी दिल्ली विधानसभा से कितने दिन तक नदारद है? इन बातों का जवाब दीजिए ना। आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धरातल की बातों से तो भाग रहे हैं आप। तो रख लीजिए भैया, सुनने का मादा रखिए। सुनना चाह रहे हैं ना, सभी तो सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आप योगेश सवालों जी। से भाग रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे। ठीक है, मैं चुप करिए, तो डिबेट ऐसे ही नहीं जाएगी। ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, मैं चाहूंगा पहले आप कर लीजिए, उसके बाद मैं योगेश जी पर आऊंगा जी। मुझे लगता है हमें मुद्दों पर बात करना चाहिए। अब इनको बोलिए कि बीच में ना आपने भाई बोले। मुद्दा बोला कि आप बंटादार जी को ठीक है, बाद आप आए यश जी, आपने अपनी बात विकसित कह राज्य ली है, बना मैं दिया। आपको नहीं, इस सवाल ठीक है, का यश जवाब जी, कौन देगा? ठीक है। उमा भारती जी हटी, उन्होंने इस्तीफा दिया, गौर साहब को बनाया गया, बाबूलाल गौर साहब को क्यों हटाया? कारण बता दीजिए। नहीं थे वो इस काबिल, इसीलिए हटाया उनको। बोलिए इस बात को। शिवराज सिंह जी काबिल थे, इसीलिए शिवराज जी को लाए। बाबूलाल गौर जी काबिल नहीं थे, उनका आप नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे थे, ठीक इसलिए है, मैं आप बताइए ना इस बात ठीक को। है यश जी, मैं जनता को जवाब दीजिए ले इस लेता बात हूँ। का। ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, आप जवाब दे दीजिए, मैं आगे चर्चा को फिर आगे बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि पहले इनको शांत करिए, ये बीच बीच में इंटरप्रेशन करके अरे टाइम आपकी पास ठीक बात है, कर सवाल है मैं साहब। ठीक है यश जी, मैं चाहूंगा एक एक करके चर्चा हो। ठीक है मूलचंदानी जी, आप कहिए, उसके बाद हम चर्चा बिल्कुल लगातार इस तरीके से बढ़ाएंगे कि कोई शोर शराबा ना हो, शांति से चर्चा हो जाए। अच्छा, अपनी अपनी बात रखिए और मुझे लगता है कि डिबेट का सलीका आना चाहिए। ठीक है, इनको। हाँ जेपी मूलचंदानी जी। हमने शांति से सुनी है, अब ये भी सुनने का मादा ठीक है रखे। यश जी, मैं चाहूंगा ठीक है बीजेपी के फूफा जी वन बाय जवाब वन चर्चा दीजिए। करते हैं। ठीक है बीजेपी के फूफा यश जी जवाब दीजिए, यश नाराज जी मत बीच में मत होइए। टोकिए, यश जी बीच में मत टोकिए, हम एक एक करके चर्चा नहीं, कर तो रहे हैं। सवाल का जवाब दे ठीक है। देना उतनी देर। मैंने सवाल हाँ। पूछा है, ठीक है, मैंने कोई क्योंकि हुटिंग और नहीं मेहमान है मारी, वो सवाल लगातार पूछा, इंतजार जवाब कर दे रहे हैं, उन पे आऊंगा मैं। जेपी मूलचंदानी जी, आप जो तमाम बातें यश जी भी कह रहे हैं उन पर भी आप जवाब दे इन्होंने दीजिए। 2003 से बात छेड़ी तो मैंने 2003 का सवाल पूछा। उमा भारती जी ने इस्तीफा दिया, गौर साहब को क्यों हटाया? जवाब दे दे। सीधा प्रश्न, सीधा जवाब होना चाहिए उसका। बीच बीच में बोल रहे हैं।
ऐसे लोगों को कैसे कैसे देखिए, उठा मैं लेते हैं आपसे आप? गुजारिश करूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है? आपके तो भी सवाल हैं, आप उन्हें लिख लीजिए, एक साथ में सवाल उनसे पूछूंगा। लेकिन जेपी मूलचंदानी जी, आपसे जो सवाल किए हैं और तमाम जो बातें आप कह रहे थे उस पर अपनी बात रखिए। ठीक है, बीच बीच ठीक में है, मत किया। ठीक है, वो नहीं बोल रहे हैं आप, जेपी जी। 2003 में हमें जो एक बीमारू राज्य मिला था, उसको एक विकसित और विकासशील मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मिस्टर भंटाडाल ने जिस प्रकार 2003 में प्रदेश की हालत थी, वो हमने नहीं, आपने, पत्रकार गणों ने, जनता ने देखी है। गड्ढों में सड़क थी और सड़कों में गड्ढे थे। लाइट आती थी तो ऐसा लगता था आज दिवाली है। मूलभूत सुविधाएं जिसमें पानी, पेयजल की समस्या थी, या सड़कों की समस्या थी, या युवाओं की समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, या उद्योगपतियों की समस्या थी, वो दृश्य आप सबने देखा है। आज मध्य प्रदेश सभी चीजों में आगे, आज हमारे पास सड़कें हैं, आज हमारे पास उद्योगपति खुश है, हमारा ठीक है, युवा खुश है, हमारा ठीक है किसान खुश जेपी है, मूलचंदानी जी। हमारे लेकिन वैज्ञानिक योगेंद्र खुश सिंह है। तोमर जी भी एक बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया रखें तो बेहतर होगा जी। जनता को ये हाँ, ठीक है, योगेंद्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री फिर मोदी मैं को बोलूंगा तो वही बात हो जाएगी। यस जी। जवाब नहीं दिया उन्होंने उस बार, 2003 से 23 पे आ ठीक है, गए। ठीक है, 3 का जवाब मैं तो ले आता हूं, लीजिए ठीक है, इनसे। चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए सर। ठीक है जेपी जी, जिस तरीके से योगेंद्र जी ने अपनी बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी को समझ आ गया है कि आगामी स्थिति जो है, जो कुछ सर्वे निकल कर आए हैं उनमें बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए रैलियां कम हो गई हैं और प्रदेश में अब उनके दौरे कम हो गए हैं। बहुत जल्दी आपको नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में दिखेंगे। हाँ। ये भ्रांति है, दूर कर देंगे। कर्नाटक में 44 सभाएं की थी। बहुत जल्दी उनकी हाँ। रैलियां, उनकी सभाएं आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता कांग्रेस को ज्यादा हो रही है। ये वो भी देख लें कि दिल्ली में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं। टिकट घोषित करने के बाद इन्होंने टिकट बदल दी है। यानी कितना कलह सामने आया वो हम सबने पूरे प्रदेश में देखा है। 230 सीटों में 70 सीटों पर इनके बागी खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए और अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में भी कम बागी नहीं है सर, तमाम ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी के विरोध में गए हैं और उन पर भी आप मनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तमाम बातें हैं, तमाम आरोप हैं, उसको मैं एक एक करके आप पे आऊंगा। योगेंद्र जी, तमाम बातें जो, ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, आपने अपनी बात रख ली है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। वैसे भी आपकी आवाज शायद कट रही है, यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ पर और पन्ना प्रमुखों पर निर्भय होकर चुनाव लड़ती है। हाँ। हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारा पन्ना प्रमुख सबसे मजबूत। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी योजना पर काम कर रही है। और आपको 3 तारीख को इस बार दिवाली 3 बार बनने वाली 3 का है। जवाब नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपके पास फिर मैं घूमकर बीच में आऊंगा और मैं टोकूंगा चाहूंगा तो आप कहेंगे उसे, कि ठीक है, आपके डिबेट पास का रखिए। सलीका नहीं है, सवाल ठीक के है। जवाब से भागेंगे। पहले मैं योगेंद्र जी आपके पास आऊंगा, देखिए तमाम बातें वो कह रहे हैं, उन पर आपकी प्रतिक्रिया रखिए। योगेंद्र जी, पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से आग्रह करना चाहता हूँ कि शब्दों का चयन अच्छा करें। हाँ। अभी इन्हें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के शब्दों के चयन पे बड़ा भारी ऐतराज था। अभी इन्होंने 2 बार संबोधन किया कि मिस्टर बंटाधार, तो मैं इस पे आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं कि शब्दों का चयन थोड़ा ठीक करें। अब रहे 2-3 बातें हैं। इनका कहना यह था कि 2003 में मध्य प्रदेश की जो सरकार थी उसने प्रदेश को बर्बाद किया, प्रदेश को बीमारू राज्य करके छोड़ दिया, सड़कों में गड्ढे थे, प्रदेश पिछड़ा हुआ था। मैं इस बातों पे, इन्हीं की बातों पे अपनी बातें कहना चाहता हूँ कि 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार पे मात्र 40,000 के करीब कर्जा था। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से कर्जे में 4 लाख के कर्जे से डूबी हुई है। एक बात। दूसरी बात, अगर सड़कों की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महिला उत्पीड़न की बात करें, तो आज मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 20 साल से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो देश में अव्वल है। तो इनको इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए कि दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान पे झांकें। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असहाय है, निसहाय है। और ये बड़ी अत्युक्तिपूर्ण बात नहीं है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ जनता मिलकर चुनाव लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी झूठी सरकार, निरंकुश सरकार, असंवेदनशील सरकार, गुंडों को प्रशिक्षण देने वाली, गुंडों को समर्पण करने वाली, गुंडे जो कार्यकर्ता हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो इसमें बेचते हैं, जो माफिया हैं, जो माफिया हैं,
उनको अपने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाकर उनको क्या नाम है, जो फेयर एंड लवली स्कीम है उसके तहत अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन कराकर अगर वो सरकार बना सकते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जो गरीब जनता है, जो असहाय सरकार जो जनता है, ऐसी जनता जो मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छे स्वर्णिम जो सुनहरे दौर के जो सपने देखती है, वो ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार मध्य प्रदेश में स्वर्णिम दौर में ले जा सकती है। माननीय कमलनाथ जी की जो 7 साल की सरकार रही, उसके अंदर उन्होंने देखा कि माफियाओं को जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कुचला, जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी राज को खत्म करने का जो एक दायित्व उठाया, जिस तरीके से उन्होंने रोजगार स्थापित करने के लिए नए नए काम किए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली को लागू करने के लिए जो काम किए, उससे जनता ने देख लिया है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जनता को नोचना जानती है, गरीबों को नोचना जानती है। प्रदेश का विकास करने में, जनता का विकास करने में, नए युवा पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में उनकी कोई मनोवृत्ति नहीं है, कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठीक है। आपने तमाम कुल मिला के तमाम मुद्दों की आपने बात की है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या तमाम जो युवाओं से जुड़े मुद्दे हों, या इनको लेकर सवाल जरूर मैं बीजेपी से करूंगा। और साथ ही जिन मुद्दों को लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं, मैं चाहूंगा उस पर भी आगे चर्चा हो। लेकिन मैं सीधा चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। यशी, आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से आप तमाम सवाल कर रहे थे, मैं चाहूंगा एक एक करके आप वो सवाल करिए और मैं उनको लिखता हूं, और आगे जब भी उनका जेपीजी के पास मैं पहुंचूंगा उनसे सवाल लूंगा और एक एक करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यशी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जब भी सवाल होता है और सवाल सत्ताधारी है तो सत्ताधारी दल से सवाल होंगे और इनकी जिम्मेदारी है कि इनको जवाब देना पड़ेगा। जब इनको सत्ता सौंपी गई तो क्यों 1 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले? और उमा भारती जी ने, चलिए मानते हैं, इस्तीफा दिया, फिर आकर के उन्होंने जिस तरीके से बाबूलाल गौर साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर बाबूलाल गौर साहब के मुख्यमंत्री काल में ही उन्होंने आके वापस अपनी गद्दी मांगी और जिस तरीके से उमा भारती जी को अपमानित किया गया और वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बाहर निकली और पदयात्रा पे चली गई और फिर उसके बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर बाबूलाल गौर साहब को भी हटा दिया गया और शिवराज सिंह चौहान जी की ताजपोशी हुई। तो सवाल उठता है कि ठीक है, उमा भारती जी को आपने ताजपोशी नहीं दी, असंतोष होगा, पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता ने चुना था। उस समय उमा भारती जी जो थी वो मध्य प्रदेश के अंदर चेहरा थी भारतीय जनता पार्टी का, कि अगर चुनाव होगा तो ये चेहरा है, और वही लगातार आंदोलनरत थी। उस समय शिवराज सिंह चौहान जी नजर नहीं आते थे, उस समय वीडी शर्मा जी नजर नहीं आते थे, उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर नजर आता था तो वो उमा भारती जी आती थी और जनता ने जो विश्वास दिखाया वो उमा भारती जी पे दिखाया। उसी बात पे फिर जब बाबूलाल गौर साहब को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो हटाने के पीछे, उमा भारती जी को नजरअंदाज करने के पीछे आज ये परिणाम है कि उन बाबूलाल गौर साहब का भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं लेती है। लेकिन आज उमा भारती जी बीजेपी कहती है कि शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर लड़ते आए, फिर उनके नाम पर तो वोट मिले हैं ना। मैं उसी बात को आगे बोल रहा हूं। आज वही उमा भारती जी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके हिमालय पे चली जाती हैं, चुनाव से दूरी रखती हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे दूरी रखती है तो अपना सम्मान बचाने के लिए चुपचाप हिमालय पे चली जाती हैं। अब बात आती है शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पे, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा है कहां? हर जगह तो मोदी जी का चेहरा है, चुनाव की कमाल अमित शाह जी संभाल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो कैडर है वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। 3 केंद्रीय मंत्री, सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। उसके बाद जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी करती है। तो क्यों दूसरे दलों से आए हुए आयातित नेताओं को ये टिकट दे रहे हैं? और जिस तरीके से अनुशासित होने के दावे करते हैं, हमने साफ देखा जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी के सामने उनके साथ धक्का मुक्की होती है, उनका अंगरक्षक आकर के बीच बचाव करता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसको बंदूक निकालनी पड़ती है बचाव करने के लिए। और उसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं नाखुशी के कारण कि जिन लोगों ने ये अनुशासनहीनता करी है भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करती है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये मेरे आरोप नहीं है, ये जनता के आरोप है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आरोप है। ठीक है। और मेरा जो शुरुआत में बात थी कि इस तरीके की नौबत और ये एक सड़क छाप गुंडे मवाली वाली भाषा कि 10 तारीख तक तो हम खुद देख लेंगे, जो आप मीडिया के साथ ही दिखा रहे हैं, मैंने तो सुनी नहीं, आपके माध्यम से जब सुन रहे हैं। तो जिस तरीके की भाषा शैली और काम करने की प्रणाली दिख रही है कि अधिकारियों को देख लो, लोगों को देख लेंगे, तो ये भाषा शैली लोकतंत्र के लिए और जनमानस के लिए ठीक नहीं है। मैंने मोबाइल की भी बात करी, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के मोबाइलों को देखा जा रहा है,
गुपचुप तरीके से देखा जा रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाएं, और सवाल सरकार से ही पूछेंगे। ये चुनी हुई सरकार है, इन्हीं को जवाब देना है। ठीक है, देखिए तमाम आपने बातें कही, मैं जेपी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अनु चतुर्वेदी जी, तमाम जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो लगातार हम देखते आए हैं, लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात जो हमने डिबेट ही जिस चीज पर रखी कि जिस तरीके से अब रणनीति क्या होगी, और जो दल बदल जो बागी हैं, दल बदल का जो लगातार राजनीति हमने देखी है पिछले 2-3 सालों में मध्य प्रदेश में, अब कितनी प्रभावपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा सकती है, और खासकर मतदाताओं का इस बार क्या मूड हो सकता है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि मतदाता ने अगर बीजेपी के किसी प्रत्याशी को वोट किया, अगर वो आगे चलकर कांग्रेस में शामिल हो गया, कांग्रेस का बीजेपी में चला गया, तो यहाँ पर किस तरह की अब मतदाता के भीतर की एक विचार हो गया अपने वोटिंग को लेकर, क्या कुछ मना स्थिति मतदाता की फिलहाल देखने को मिल सकती है? अनुजी, तो मतदाता पिछले कुछ चुनावों से साइलेंट था, लेकिन इस बार ये खास तौर पर दिखा जा रहा है कि आप देखिए कि सर्वे के दौरान भी मतदाता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ। जो भी उसके पास जा रहा है उसका भरपूर स्वागत कर रहा है, और दोनों को ये गलतफहमी बता रहा है कि हम तुम्हारे साथ। अब अंडर करंट अभी थोड़ी देर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब अंडर करंट अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये बता रहे थे, जो सर्वे इनके आ रहे थे पार्टियों के, कि कहीं ना कहीं उसकी मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की है। लेकिन सर पिछले कुछ पिछले एक महीने की बात करें तो जहां भाजपा ने ये मतदाता की कमजोर नब्ज समझते हुए नेताओं की फौज मतलब पूरी तरह उतार दी है प्रचार में। मतलब मोदी जी के 2-3 दौरे हो चुके हैं, अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं। वही कांग्रेस अभी उस प्रचार की उस रफ्तार पर नहीं पहुंच पाई है। हाँ। मतलब इनके प्रचार को काउंटर करने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। तो निश्चित रूप से वो जानते हुए कि माहौल उनके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने बहुत सारा कवर करने का प्रयास किया है। अब देखना ये है कि अगले 15-17 दिनों के अंदर कांग्रेस उसको कितना कवर कर पाती है। हाँ। तब ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि मतदाता कहाँ जाता है। हाँ, तो अनुजी, मतदाता जो है, क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति फिलहाल मतदाताओं में हो सकती है, या फिर मतदाता अपना मूड बना चुका है किस दल को कहाँ उनको वोट करना है, स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे हैं, या क्या कुछ कौन नेता हैं जो प्रभावपूर्ण हैं, या फिर जो फिलहाल दौरे हो रहे हैं जो दल बदल को लेकर जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी कुछ इम्पैक्ट इन सारी पूरी आगे की जो समीकरण बनेंगे उनमें डाल सकते हैं? इसमें सर क्या है कि आगे 2 दिन जो है, मतलब अब ये आज और कल के दिन जो है वो केवल उनके लिए है, बागियों के लिए। हाँ। इन पर मैक्सिमम प्रयास करेंगे सब नेता कि उनकी वापसी हो जाए। लेकिन अपनी ही पार्टी के रूठे हुए नेताओं के मामले को लेकर उनके कंसेप्ट क्लियर हैं कि हम 10 दिन में प्रचार का वो माहौल बना देंगे कि उनके मन की गलतफहमियां दूर होंगी, वो स्वतः पार्टी में आ जाएंगे। तो उस पर अपने को एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। रही मतदाता की बात, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है सर, लेकिन जो मन बना चुके हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो 10-12% फ्लोटिंग वाले वोटर्स रहते हैं वो माहौल के संग चलते हैं, तो वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि माहौल किसके पक्ष में है, तो वो वहां जाएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें हैं, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता जो आपने बातें कही, जो आगामी दिन है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। जिस तरीके से तमाम प्रचार प्रसार भी होगा, रैलियां होंगी, बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जेपी मूलचंदानी जी, तमाम देखिए आरोपों का जिक्र हो रहा था, 15 महीने खासकर तमाम जो बातें कही, और 15 महीने की सरकार कमलनाथ की रही, और योगेंद्र जी कह रहे थे कि तमाम उन्होंने कार्य किए, और जिस तरीके से फिर खरीद फरोख्त की बात सामने आती है, तमाम मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन जो इस बार के जो चुनाव हैं उसमें वो मुद्दे तमाम गायब हैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और साथ ही यश जी जो बातें कह रहे थे कि 2-3 मुख्यमंत्री क्यों आपको बदलने पड़े, और फिलहाल अगर तमाम आपको इतना शिवराज जी पर भरोसा है तो क्यों उनका चेहरा खुलकर सामने नहीं आया, इन तमाम चीज़ों का मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा। जेपी जी, देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र तोमर जी ने जो बात कही, मैं उसको बिल्कुल एक सिरे से खारिज करता हूं, जो उन्होंने खरीद फरोख्त की बात कही। चुनाव के पहले जब इनके शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी जी आए थे तो ये सरकार बनी थी केवल किसानों के वादे पूरे करने के लिए, कि कर्ज का मुद्दा इनका मुख्य मुद्दा था। इनके शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम 10 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे। उसके लगातार इनके विधायक, इनके मंत्री, जो भी इनकी सरकार में उस समय रहे थे 15 महीने की सरकार में, वो बार बार कमलनाथ जी से जो भी डिमांड करते थे, जनता के कार्यों को लेके जाते थे, तो वो चलो चलो की राजनीति करते। मुझे लगता है कि उस समय भी जो उनका पूरा फोकस था वो पुत्र मोह खेले या दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और अरुण यादव जी और गोविंद सिंह जी, अलग अलग गुटों की जो विचारधारा है जी, वो उसका समावेश उसमें नहीं हो पाया, और निश्चित रूप से उन विधायकों को ठगा सा महसूस वो खुद को करने लगे, और वो जनता की सेवा करने लायक नहीं बचे, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी जाती थी।
इवन मुख्यमंत्री जो उस समय कमलनाथ जी थे वो उनसे मिलते भी नहीं थे। चलो राजनीति में थे। तो जब इन विधायकों के लगा कि अब जनता को हम क्या जवाब दें और जनता के बीच में हम कैसे जाएं, तो उन्होंने जो है इस सरकार के प्रति अविश्वास जताया और वो सरकार अल्टीमेटली गिर गई। और चूंकि उस समय दूसरा दल जो था वो सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी थी, उसकी विचारधारा में वो शामिल हुए, उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही विकास संभव है, इसलिए वो पार्टी को छोड़कर इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके नेतृत्व में उन सभी ने काम करा। और उपचुनाव के बाद हमने देखा कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विधिवत विकास किया है। जहां कांग्रेस ने दूसरी बातें कही, हमने कोविड के समय देखा, पहले इन्होंने कोरोना के समय क्या करा, ये आईफा अवार्ड में भी थे। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब कोरोना आया तो ये आईफा अवार्ड में बिजी थे। हम लोग वैक्सीन बनाने में बिजी थे। इन्होंने भारत ने वैक्सीन बनी तो इन्होंने उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, परंतु उसके बाद इन्हीं के नेताओं ने वो वैक्सीन लगवाई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। वो मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। 15 महीने की जो इनकी डिफॉल्ट सरकार आई थी, उसको जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार वल्लभ भवन में बैठ के सूटकेस की राजनीति की सरकार जेपी जी, लेकिन यहाँ पर यश जी कह रहे हैं कि उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिला है। मैं चाहूंगा जो बातें उन्होंने आपसे प्रमुखता से पूछी थी उस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, तो मैं चर्चा को फिर आगे बढ़ाता हूँ। निश्चित रूप से मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो जब हमारे को अभी जन आशीर्वाद हमने यात्रा निकाली, तो जिस प्रकार से हमको जनता का आशीर्वाद मिला, और एक ही निकाली जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस ने, तो जनता का आक्रोश तो नहीं था, इनका नेताओं का आपस का आक्रोश, आपस की लड़ाइयां हमने सब मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। मध्य प्रदेश जनता को मालूम है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार, प्रदेश में भी सरकार है। तो निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार है वो जनता की सेवा कर सकती है, और जनता का पूरा मूड भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कितना भी भ्रम फैला ले कांग्रेस, कितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इनके सारे नेता पलायन करेंगे और अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये केवल धर्म का चोला ओढ़कर कभी जनता को गुमराह कर चुनाव के समय प्रतीत हो जाते हैं, और उसके बाद चुनाव के बाद ये हार जाते हैं, तो ये गायब हो जाते हैं। अब सपा के प्रवक्ता जी ने मेरे से कुछ सवाल करे थे, जी, समय की कमी है, मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आप जवाब दें जेपी जी। हाँ, मैं चाहूंगा समय की कमी है, संक्षिप्त में जवाब दें जी। तो जिस प्रकार से सपा के प्रवक्ता जी ने आरोप लगाए, तो जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, और जो विधायक दल रहता है वो मुख्यमंत्री का चयन करता है। और मुझे सबके प्रवक्ता को अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। यूपी में आप सत्ता में गिरेबान हमारी क्यों झांक रहे हैं भाई? आप सत्ताधारी दल हो, सवाल आपसे पूछेंगे। देखिए ठीक है, गिरेबान हमारी मतलब सवाल आप हमेशा विपक्षी करेंगे और सत्ताधारी दल आप बने रहना चाहेंगे। हाँ ठीक है, मैं चाहूंगा चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। देखिए बड़ी एक चर्चा इस पूरे मामले पर हो चुकी है, और मैं आप अगर तमाम सवाल हैं तो मैं चाहूंगा कि उन पर एक अलग से भी चर्चा हो सकती है। योगेंद्र जी आपके पास आऊंगा मैं। योगेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तमाम बातें यहाँ पर आपने जो सवाल किए थे उस पर प्रतिक्रिया भी यहाँ पे जेपी जी दे रहे हैं, और तमाम अगर आपको लगता है कि 15 महीने की सरकार का आपका दावा है, तो इस बार क्या वही आपके मुद्दे हैं, या जिस तरीके से आपने वचन पत्र भी जारी किया है? हाँ। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार या 19 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की किसका बेहतर काम रहा। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि यहाँ हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे असंतुष्ट होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहभागिता की। मैं इनका संज्ञान लाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के निर्देश के बाद माननीय कमलनाथ जी ने कैबिनेट बाद में बनाई थी, पहले किसानों के कर्जे माफ किए थे। आप सबको पता था कि रेड निकलने के बाद माननीय कमलनाथ जी सीधे अपने मंत्रालय पहुंचे, मंत्रालय जाकर उन्होंने सबसे पहले किसानों के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी। ये सबने देखा था, हम सबने देखा था मीडिया के माध्यम से, और किसानों के कर्जे माफ हुए। आज किसान हमसे, जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भारी गलती हुई कि हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2020 में जो उनके विधायक लड़े थे उनको नहीं जिताया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमने गुमराह कर दिया था, हमें बरगला दिया था। लेकिन अब की बार हमसे ये गलती नहीं होगी। लोगों की समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में रहना जानती है। और रही बात ये जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जो 3 तारीख के बाद नहीं दिखाई देंगे, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता तो 150 सालों से भारत में हैं।
और यहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही केवल 20 साल का है, इतना मत इतराइए। मुख्यमंत्री केवल 20 साल से हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी इनको कांग्रेस के बराबर आने में बहुत समय लगेगा। अभी समय है, आप रहिए, इतने जाने मत उड़ाइए। योगेश जी, लेकिन जिस तरीके से अनुजी भी जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर जो सक्रियता अब दिखा रही है, वो कांग्रेस में अभी थोड़ी उतनी नहीं दिखाई। जो कंपटीशन एक बीजेपी कांग्रेस का मध्य प्रदेश में लगातार रहा है, बीजेपी कांग्रेस का गढ़ ये प्रदेश रहा है, तो वो अभी भूमिका में कांग्रेस यहाँ पर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। योगेश जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि जिस तरीके से जो भूमिका बीजेपी और कांग्रेस में जो कंपटीशन की एक भूमिका फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, बीजेपी संगठन स्तर पर काफी सक्रिय नजर आ रही है, और हालांकि कांग्रेस ये मान चुकी है कि आप ये कह रहे हैं कि जनता विरोधी लहर है, बस उसी के सहारे आप आगे लड़ रहे हैं, या फिर जो सक्रियता कांग्रेस की दिखनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है और वो जनता के बीच जा रहा है, घर घर बैठ रहा है और पूरी तरीके से कटिबद्ध है, दृढ़ निश्चयी है सरकार बनाने के लिए। आपको 3 तारीख को ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 140 से लेकर 150 तक विधायक जीतकर सरकार बनेगी। ठीक है यश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, तमाम आपने जो सवाल जेपी जी से किए थे, मुझे नहीं लगता कि आप जो फिर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार जो सवाल आपने किए थे उस पर एक अलग बहस का एक पूरा विषय हो सकता है। फिलहाल आपके तमाम और सवाल हैं, आप जो उनकी प्रतिक्रिया उन पर देना चाहें। यश जी, देखिए, जनता है, जनता सब देख रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी में चिकित्सा की व्यवस्था क्या है? एकमात्र जिला अस्पताल है जिसको जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे बनाया, 1250 के नाम से भी जानते हैं। असुविधा का भरमार है वहां पे। जब राजधानी भोपाल में और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में सारे अधिकारी, सारे मंत्री लगभग रहते हैं, और वहां जब व्यवस्था है तो बाकी पूरे प्रदेश भर में क्या होगी? ऐसी शिक्षा का बंटाधार है, सारी व्यवस्थाएं का बंटाधार है। जो ये बातें करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, ऋण लेके कर्जे की दुकान खोली और एक कर्जा जनता को पटाना है, और जनता ये समझ रही है कि 1100 का रसोई गैस, 100 से ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम, तमाम मुद्दे हैं। महंगाई की मार आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की हमारे पास भारी कमी है और समय पूरा हो चुका है। इस चर्चा में तमाम बातें आपने कही हैं। फिलहाल आप सभी को मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। जेपी जी, आपका बहुत शुक्रिया। यश जी, आपका शुक्रिया। योगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। अनु जी, सर, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में तमाम अपनी बात रखने के लिए, तमाम जो समीकरणों को लेकर चर्चा करने के लिए। तो तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं, तमाम तर्क अपने अपने दलों के हैं, लेकिन जिस तरीके से अब बगावती तेवर देखने के मिले और उसके बाद बीजेपी हो या कांग्रेस में नाराज नेताओं का सिलसिला लगातार देखने को मिला। अब दोनों ही दल डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है कि सपा बसपा को लेकर उन पर मदद करें ताकि जो कांग्रेस को और कमजोर कर सके, क्योंकि तमाम जो नाराज नेता हैं उनको लेकर अमित शाह का कहना है कि ज्यादा मनाने पर उन पर फोकस ना किया जाए, सीधा आगे बढ़ा जाए। जो नाराज हैं वो हो सकता है कि आगे मान जाए, लेकिन अब सपा बसपा पर यहाँ पर बीजेपी फोकस करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।